तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का भौतिक विज्ञान का प्रथम अध्याय प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी प्रकाश के बारे में हम इसमें पढ़ने जाने वाले हैं। सबसे पहले प्रकाश क्या है? वह ऊर्जा या माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? वह ऊर्जा व माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं या प्रदीप्त हो सकते हैं। आगे फिर क्या है हमारे पास? प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं देख लीजिए। प्रकाश सरल रेखा यानी सीधी रेखा में चलता है, गमन करता है। प्रकाश चुंबक की तरंगों के रूप, इसलिए इसे संचरण के माध्यम से क्या किया जा सकता है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया जाता है, यानी कि जो वस्तुएं कैसी होती हैं, हमें दिखाई नहीं दे सकती, यानी कि जैसे दीवार के पार वाली वस्तुएं कैसी होंगी, तीक्ष्ण होंगी, यानी दिखाई नहीं देंगी। तो क्या कर देता है, इनकी दीवार की क्या हो जाएगी, दूसरी तरफ छाया बना देगा। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक कितनी होती है? प्रकाश की निर्वात की चाल, ये कई क्वेश्चंस में हमारे पूछी भी जाती है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश किसी भी चिकने पॉलिशदार जो जिस पे पॉलिश हो उस पृष्ठ से टकराने पर क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तित होना है। जैसे कि हमारा दर्पण में क्या होता है, कोई प्रकाश पड़ता है तो बाद में क्या हो जाता है, वो परावर्तित हो जाता है। उसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आइए क्या है प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन पे हम तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। अब देख लीजिए प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब क्या रहेंगे हमारे प्रकाश के परावर्तन के नियम? देखो क्या होता है, जो किरण आती है, अगर यहाँ पे हम कोई चीज़ से बनाए, एक ये सामने बना हुआ वही, ये एक हमारा मान लीजिए क्या है, दर्पण है, ठीक है। दर्पण है, दर्पण पे कोई किरण आएगी, तो जो किरण आएगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक है। इस दर्पण पे आने के बाद टकराएगी और वो क्या हो जाएगी, परावर्तित भी हो जाएगी। तो जो परावर्तित हो जाएगी तो वो कहलाएगी परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच में एक अभिलंब बनेगा। ये क्या है, हमारा अभिलंब है। ये आई हुई किरण है, इस प्रकार का एरो, ये जाने वाली किरण है, ये जाने वाला एरो, जैसे कि हमारे चित्र में दिखाई दे रहा होगा। सभी लोगों को दिखाई दे रहा है वही। अब हम चित्र में देख सकते हैं क्या है हमारे पास, ये एक किरण दिख रही है हमें, आपतित किरण यानी आने वाली किरण। ये परावर्तित किरण यानी कि क्या है, जाने वाली किरण। और ये एक अभिलंब है। ये तीनों हमारे कैसे होते हैं, एक ही तल में होते हैं, यानी कि एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम क्या होगा हमारे पास, ये दिख रहा है, आपतन कोण और अभिलंब के बीच में हमारा एक कोण बनेगा। आपतित, इन दोनों के बीच में एक कोण बनेगा, इसको हम बोलेंगे आपतन कोण, और जिसको आई से दर्शाते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनेगा, इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित कोण, ठीक है। तो आगे सबसे मेन पोर्शन है इस चैप्टर का, प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो प्रतिबिंब होता क्या है, सबसे पहले ये देख लो प्रतिबिंब क्या है। अगर हम आईने के सामने खड़े हो जाए तो हमें आईने में एक अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं हम इमेज या प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए इसमें दूसरा पेज, दूसरे पेज में, हाँ देख लो। अब सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक, पहले तो ये बताओ वास्तविक चीज़ें क्या होती हैं। वास्तविक वो चीज़ें होती हैं जो हमें क्या होती हैं, दिखाई दे, उन्हें हम वास्तविक बोलेंगे। और जो हमें दिखाई नहीं देती उन्हें हम आभासी बोल देंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ये देख लीजिए बस। जब क्या होगा, ये है
तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तविक प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी कि वास्तव में काटती हुई दिखाई देंगी सामने। तो वहाँ पे हमें क्या, हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इसे पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हम इसे देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ये भी हम जब बताएंगे तब बताएंगे कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हमारा वो कहाँ कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब अगर हम बात करें किसकी, आभासी की, यह क्या होता है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, यानी कि काटती हुई दिखाई नहीं देंगी, मानना पड़ेगा। जैसे दर्पण के पीछे कोई चीज़ प्रतिबिंब बन जाए, इस प्रकार से चीज़ें। आगे क्या हो सकता है, इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये दिखाई नहीं देगा आपको। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है और ये दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। जैसे कि हम लोग देख लें अपना चेहरा, अगर हम अपना चेहरा देखें आईने में तो वो क्या दिखाई दे पड़ता है, ये लगता है किस तरफ, दर्पण के दूसरी ओर बना हुआ है। अच्छा, अब इसमें हमारा है जो चीज़ें थोड़ी सी देख लो। आभासी क्या होगा, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर। समतल दर्पण होगा तो वही होगा, जितने बड़े हम दें उतना ही बड़े हमें आईने में दिखाई देंगे। प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी हम दर्पण से दूरी बना के रखेंगे, उतना ही हमें क्या दिखाई देता है, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी से दिखाई देता है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित, ऐसे छोड़ दीजिए, आगे देखिए पार्श्व परिवर्तन। अब देख लो इसमें क्या होता है पार्श्व परिवर्तन, हमें वस्तुओं का दायां भाग प्रतीत होता है और बायां भाग प्रतीत होता है। यानी कि हम अगर सीधे खड़े हुए हैं तो सीधे हाथ की तरफ ही हमारा सीधा हाथ और बाएं हाथ की तरफ ही हमारा बायां हाथ दिखाई देता है। गोली दर्पण, अब गोली दर्पण को भी समझ लीजिए कि गोली दर्पण एक परावर्तक तल के अंदर या बाहरी ओर वक्रित होता है। यानी कि जो गोली दर्पण होगा उसमें या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ एक तरफ क्या की जाएगी, पॉलिश की जाएगी। ठीक है, इसमें किसकी पॉलिश की जाती है, कलई की जाती है। गोली दर्पण जिसका परावर्तित पृष्ठ अंदर की ओर होता है अर्थात गोली के केंद्र में वक्रित होता है, अवतल कहलाता है। सीधी बात ये है, जब हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं किसी वस्तु, जब गोली दर्पण में क्या करेंगे, बाहर की तरफ पॉलिश करेंगे तो हमारा वो दर्पण कहलाएगा, वो अवतल दर्पण कहलाएगा। जैसे हम देख सकते हैं क्या होगा, बाहरी वक्रित है तो वो क्या है, ठीक है। और अगर हम अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए अब गोली दर्पण में सामान्यतः होने वाले कुछ शब्द, यानी कि ध्रुव होगा। देखो ध्रुव क्या होगा, हम लोग देखेंगे ध्रुव क्या होता है। ये हमारा एक ये दर्पण है, दर्पण पे मुख्य अक्ष, ये जो लाइन दिख रही है हमें मुख्य अक्ष वाली दर्पण के जिस बिंदु पर काटती है, यानी इस बिंदु पे काट रही है हमारी, इस बिंदु पे, ठीक है। जो इस बिंदु पे हमारी काटेगी उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पोल, ठीक है, और पोल को ही ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं उसको ध्रुव। आगे मुख्य अक्ष हमने ये बताया, ये वाली जो लाइन है सीधी जो दिख रही है, ठीक है, ये हमारी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, जो किससे होकर जाएगी, फोकस और वक्रता केंद्र दोनों से होकर जाएगी, इसे हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं, वक्रता केंद्र। अब ये केंद्र को देख लीजिए, वक्रता केंद्र यहाँ देख लीजिए, इसमें वक्रता केंद्र अब नजर आएगा। ठीक है, अब वक्रता केंद्र सी पे देखो, रेड कलर का नजर आ रहा है, क्या होता है, ये हमारा जो दर्पण है, ठीक है, ये पूरा एक वृत्त का रूप होगा। जब ये एक वृत्त होगा तो वृत्त का एक केंद्र भी होगा। ठीक है, तो जब ये वृत्त होगा और वृत्त का एक केंद्र होगा,
जो गोली दर्पण होता है, जिस गोली का हिस्सा होता है उसी के जो केंद्र होगा उसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र। अब क्या हो गया, वक्रता देखें। अब अगला है हमारा वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, सेंट्रल, यानी कि सी सेंट्रल से किसके, पोल के बीच की दूरी। हमारा क्या होगा, जो भी केंद्र होगा और जो ध्रुव है, यानी कि सी से किससे पी तक की जो दूरी है, ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी क्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है। अब आता है गोलक, जो गोला है उसका, यानी कि वृत्त का द्वारक। वृत्त का द्वारक देखो कैसे होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है यहाँ से एम वाला और ये एन वाला। ठीक है, यानी कि क्या है, ये हमारा एक वृत्त है, वृत्त के द्वारक। वृत्त के द्वारक क्या होते हैं, ठीक है, वृत्त के द्वारक यानी कि जो हिस्सा कटा हुआ होता है, इसे और डिटेल में पढ़ते हैं। गोली दर्पण में परावर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन के सॉरी गोली दर्पण में परावर्तक पृष्ठ तल में वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। यानी कि एम एन को अगर हम इस प्रकार से क्या करते हैं, मिला दें, तो ये हमारा दर्पण का द्वारक कहलाएगा। इसे हम कहेंगे दर्पण का द्वारक। ठीक है, दर्पण का द्वारक हो गया। आगे देखते हैं दर्पण का द्वारक। अब मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, अब ये क्या रहेगा हमारा मुख्य फोकस, यानी कि ये जिधर भी रिफ्लेक्ट होगा यानी परावर्तित होगा, परावर्तित के पश्चात मुख्य अक्ष को जो काटती हुई, जैसे मुख्य अक्ष के कोई समांतर अगर किरण आती है इस प्रकार से, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण कैसी मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो क्या होता है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगी, हमारी फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, आगे एक इसमें बहुत मेन चीज होती है हमारे पास जो है कि ये एफ बराबर, देख लीजिए, आर बराबर 2f। आर यहाँ पे हमारी त्रिज्या है और 2f हमारा फोकस दूरी है। कि अगर हम फोकस दूरी जो देखें वो क्या होती है, आर त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, ये है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम, इन्हें हम डिटेल्स में नहीं पढ़ाएंगे, एक ही बार में पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये रहा प्रकाश के परावर्तन के नियम। जो प्रकाश में जो प्रतिबिंब का बनना होता है उसे हम लोग देखेंगे। देखो एक बार में पढ़ेंगे सीधा सीधा। अगर हम क्या करना है, कोई वस्तु अनंत पे रखी है, अनंत का मतलब ये मान लो एक हमारा अवतल दर्पण है, तो इसमें अगर हमने कोई वस्तु यहाँ अनंत पे रख दी, यहाँ रख दी, तो हमारा जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, हमारा फोकस पर बनेगा, यहाँ बनेगा फोकस पे। ठीक है, फोकस पे बनेगा। और दूसरा, अब जब प्रतिबिंब अनंत, यानी कि हम बहुत दूर से अगर खुद भी देखें अपना, अगर हम 10वीं मंजिल से खड़े होके नीचे देखेंगे तो जो प्रतिबिंब है वो कैसा दिखाई देगा, बहुत छोटा दिखाई देगा। उसी से हमें याद रखना है कि इसमें का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंदु के आकार का बनेगा, अत्यंत छोटा। लेकिन हमें पता है प्रतिबिंब दिखाई देगा, इसलिए वास्तविक बनेगा और उल्टा, क्योंकि वास्तविक जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो हमारे उल्टे ही बनते हैं। अगला सेंट्रल से परे का मतलब, इसका सेंट्रल से परे का मतलब अनंत और केंद्र के बीच में। अनंत और केंद्र के बीच में जब हम वस्तु रखेंगे तो वस्तु हमारे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, सी और एफ के बीच में। ठीक है, हमारी ये देखो, अगर हम इस चित्र में देखें तो हमारे पास ए बी रखा हुआ है हमारा वस्तु। ठीक है, ये हमारा केंद्र, और केंद्र से इधर थोड़ा हट के बनी हुई है ये प्रतिबिंब। आप देख लीजिए इसमें सभी चीज़ें क्या है, छोटा बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अगला, अगर हम केंद्र पे रख दें, ठीक है, तो वो केंद्र पे ही बनेगा
और समान साइज, समान मतलब बराबर का साइज का, ना बड़ा होगा ना ही छोटा होगा, बराबर। और इसमें क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। अगला, सेंट्रल से फोकस के बीच में, अगर हम सेंट्रल और फोकस के बीच में रखेंगे तो क्या बनेगा, सेंट्रल और अनंत के बीच में बन जाएगा और बड़ा बनेगा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगला, एफ पर जब हम फोकस पर रखेंगे तो ये अनंत पे चला जाएगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा भी बनेगा। इस प्रकार से चीज़ें देखो, चीज़ों को, ये हमारे जो 5 हैं एक दूसरे के विपरीत हैं। कंडीशन देखेंगे हम लोग, जब अनंत पे रखा तो हमारा फोकस पे मिला, ठीक है। जब हमने फोकस पे रखा था तो हमें अनंत पे मिला, है उल्टा। ध्यान से देख लो एक बार, फिर से समझ में आ जाएंगे एक बार में, ठीक है। इसको हम वापस कर देते हैं, ठीक है, देख लीजिए। यानी कि हमने जब अनंत पे रखा तो हमारा फोकस पर बना, ठीक है, और हमने जब फोकस पे रखा तो ये हमारा अनंत पे बना, ठीक। कंडीशन समझ में आ रही है। उल्टा देख लीजिए दूसरा, सी यानी सेंटर केंद्र के और अनंत के बीच में रखा तो हमारा किस में बना, एफ और सी के बीच में, ठीक है, एफ और सी के बीच में बना। उसी प्रकार हमने एफ और सी के बीच में रखा, जब हमने क्या किया, एफ और सी के बीच में रखा तो ये किस पे बन गया, सी पर बन गया। और जब हमने सी पे रखा यानी केंद्र पे रखा तो वो केंद्र पर ही बना। चीज़ें भी देख लीजिए, अगर हम अनंत ज़्यादा दूर रखेंगे छोटा मिलेगा, ठीक है, और सी पर केंद्र से भी मतलब दूर रखेंगे तो छोटा मिलेगा। फिर जब केंद्र पर रख जाएगा तो समान साइज का मिलेगा, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन लास्ट स्थिति जो होती है हमारी फोकस और पीत बिंदु के बीच में, तो ये स्थिति में ही हमारा प्रतिबिंब तो बनेगा लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम इसे कहेंगे आभासी तथा सीधा। बाकी 5 स्थितियों में आपके जो प्रतिबिंब बनेंगे वास्तविक तथा उल्टे बनेंगे, ठीक है, समझ में आ गई। ये आपका 1 नंबर का या 2 नंबर का हर साल आता है, इसलिए आपको इसको ध्यान से इसको देखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब आ जाता है हमारा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना सीखे। अब हमारा बनेगा अवतल दर्पण का उपयोग। अब हम क्या करते हैं, देखो अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण क्या करेंगे हम लोग, कोई भी बड़ी वस्तु होगी उसको छोटा देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए, जैसे कि क्या करेंगे, बड़ी वस्तु कौन है, जैसे टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट, प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज को, यानी कि जितने भी हमने देखे होंगे जो बाइक होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनके आगे लाइट लगी होती है, उनमें लगा होता है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। अब आ जाओ दंत विशेषज्ञ, क्या करेंगे हमारी दंत विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ क्या करेंगे, अवतल दर्पणों का प्रयोग मरीज के दांतों को बड़ा देखने के लिए करेंगे भाई। आगे चेहरा प्रतिबिंब सेविंग, यानी कि हम क्या करेंगे, जब भी कोई छोटी सी होगी, ठीक है, छोटा यानी कि जब भी हम लोग अपने फेस चेहरे का प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग करते समय, जो शेविंग दर्पण होते हैं वो क्या करते हैं, उसको जो चेहरा है उसको क्या करेंगे, बड़ा दिखा देंगे, जिससे हमें शेविंग करने में आसानी हो जाती है। सौर बत्तियाँ, सूर्य का प्रकाश केंद्र से जाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सौर बत्तियों में। बस यही हमारे हो गए प्रयोग, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा किस में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। इसमें सिर्फ और सिर्फ टोटल 4 प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, और चारों को हम बड़े बारीकी से समझेंगे, ज़रूरत कुछ ज़्यादा नहीं है। दूसरा देखते हैं, देखो तो उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में देख लीजिए सारी चीज़ें। इसमें ये मत देखो डायरेक्ट प्रतिबिंब का बनना ही देखते हैं हम लोग, ठीक है। 2 स्थितियाँ हैं आपके में, अच्छी बात है। तो हम लोग 2 ही स्थितियाँ पढ़ेंगे और भी फायदा रहेगा, कम पढ़ेंगे, बस जानकारी सिलेबस के अनुसार पूरी हो जाए। कौन कौन सी है, एक अनंत पर, देखो याद रख लो, अगर हम अनंत पे रख देंगे तो हमारा जो फोकस, देखो
इसमें हमारा जो फोकस होता है वो कहाँ रहता है, उस तरफ, यानी कि दर्पण की दूसरी ओर रहता है। ठीक है, जब दर्पण की दूसरी ओर रहेगा तो फोकस पे बनेगा, तो वो दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, तो पता तो है ही, जब दूसरी ओर चीज़ें बनती हैं तो कैसी बनती हैं, आभासी बनती हैं और अत्यंत छोटी हो गई है। आगे, अनंत दर्पण, अनंत और दर्पण ध्रुव, यानी कि कोई भी स्थिति में रखो सब में एक ही बनेगा, छोटा, आभासी और सीधा। यानी कि इसमें जब हम दर्पण में प्रतिबिंब का बनना करेंगे तो वो हमेशा और हमेशा आभासी ही बनेगा। अब हम इसके प्रयोग देख लेते हैं। ठीक है, प्रयोग देखिए, इसके प्रयोग देख लीजिए, बड़ा कर लेते हैं जिससे अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए प्रयोग। उत्तल दर्पण में क्या करेंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग। अब उत्तल दर्पण क्या करना है हमें, कोई भी बड़ी चीज़ को क्या करना है, छोटा देखना है। देख लीजिए भाई कैसे देखेंगे, आगे आ जाते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है जिनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहन के देख सकते हैं। उत्तल दर्पण इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा छोटा प्रतिबिंब दिखाते हैं। ड्राइवर अपने पीछे बड़े बड़े क्षेत्र की देखने में समर्थ हो जाएगा। यानी कि जो हम कम चीज़ें देख पाते हैं और उससे हम क्या करेंगे, बड़ी चीज़ें देखें। दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। दुकानें जो होती हैं उनमें इसका जो इस्तेमाल होता है वो सिक्योरिटी दर्पण के लिए किया जाता है। दो हमारे प्रयोग हो गए। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, अब हमें सबसे पहले चाहिए इसके क्वेश्चंस। ठीक है, इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे देख लीजिए। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के चिन्ह, सारी चीज़ें देखो सीधा सीधा समझते हैं एक बार में। और अब हम इसका जो पार्ट बनाएंगे वो सेकंड पार्ट में बनाएंगे दूसरा चैप्टर का। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इतना ही है हमारा। ठीक है, इसी जो अध्याय का है वो सेकंड पार्ट सेकंड में आएगा। देखो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको सेकंड पार्ट जो पार्ट है वो अभी शाम तक मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।